हेलो स्टूडेंट्स, टुडे सेशन विद कॉफ़ी यानी कॉफ़ी कल्टीवेशन पे अपने बात करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा था वो चल रहा था प्लांटेशन क्रॉप। और प्लांटेशन क्रॉप में 3 बेवरेज क्रॉप आती है। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था गोल्डन लीफ। गोल्डन लीफ बोले तो क्वीन ऑफ बेवरेज, और क्वीन ऑफ बेवरेज बोले तो टी, यानी टी कल्टीवेशन हमने कंप्लीट कर लिया था। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉफ़ी कल्टीवेशन यानी किंग ऑफ बेवरेज पे। और अगर मैं बात करूं कि इस दुनिया के अंदर कमर्शियल कमोडिटी ट्रेड के मामले में, है ना, ट्रेड के मामले में अगर मैं बात करूं या फिर मैं बात करूं कि दुनिया की जो कमर्शियल कमोडिटीज है उनमें सेकंड इंपॉर्टेंट कमोडिटी है। मैं सिर्फ एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर जो कमोडिटीज है। देखो, ट्रेडिंग के मामले में फर्स्ट पोजीशन पे आता है पेट्रोलियम और दूसरे नंबर पे आता है कॉफी। एग्रीकल्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेडिंग पे फर्स्ट पोजीशन रखता है वो कॉफी रखता है। और ऑल ओवर कमोडिटी की बात करूं कि सारी चीजें हम ले लें, व्यावसायिक उत्पाद ले लें, तो उसके अंदर पेट्रोलियम के बाद दूसरा ट्रेडिंग में जो इंपॉर्टेंट कमोडिटी है वो कौन सा है? कॉफी है। और इसके बाद हम तीसरी बेवरेज क्रॉप पे डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं फूड ऑफ गॉड, यानी आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं कोकोआ की यानी कहवा की। लेकिन आज का जो हमारा डिस्कस रहेगा वो रहेगा कॉफी को लेकर। देखिए स्टूडेंट, ये 2 कॉफी बीन सबसे ज्यादा पॉपुलर है। एक है इधर वाला अरेबिक कॉफी और इधर वाला कौन सा है? रोबस्टा है। पहले हम इनमें साइंटिफिक डिफरेंसेस की बात करेंगे, फिर ये जो कुछ इमेजेस है यहां से कुछ आपका आइडेंटिफिकेशन भी स्ट्रांग होगा और कुछ नई चीजें आपको मिलेगी। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे यहां कुछ साइंटिफिक डिफरेंसेस की, है ना। और जहां जितने मैंने यहां पे डिफरेंस दे रखे हैं वो अगर आपने अच्छे से देख लिए, अच्छे से सुन लिए या अच्छे से रिमाइंड कर लिए तो ऑलमोस्ट मान के चलें कि क्वेश्चन यहीं से पड़ता है। ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहीं से पड़ता है। आगे भी चीजें इंपॉर्टेंट है बट ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अरेबिका कॉफी, मैंने कहा ना 2 तरह की कॉफी ज्यादा पॉपुलर है। एक तो कौन सी? अरेबिका कॉफी, और दूसरी कौन सी है? रोबस्टा, है ना। अगर मैं बात करूं अरेबिका की तो अरेबिका ज्यादा पॉपुलर है, बाद में बात करेंगे। पहले हम इसका साइंटिफिक डिफरेंस देख लेते हैं। अरेबिका का बॉटनिकल नेम है कोफिया अरेबिका, और जो रोबस्टा है उसका है कोफिया कैनेफोरा। कोफिया कैनेफोरा यानी रोबस्टा का है। अरेबिका होती है ये एक बुश यानी झाड़ी होती है। वहीं पे अगर मैं रोबस्टा की बात करूं तो बुश लाइक ट्री है, यानी झाड़ी नुमा एक पेड़ होता है। ये डिफरेंस है, यानी जो रोबस्टा है वो थोड़ा ज्यादा विगर्स होगा। वहीं पे क्रोमोसोम नंबर को लेकर अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो अरेबिका टेट्राप्लॉइड है, और टेट्राप्लॉइड की बात करें तो इसमें 2n इक्वल टू 4x इक्वल टू कितना है? 44 है। यानी यहां अगर मैं बेसिक क्रोमोसोम नंबर की बात करूं तो बेसिक क्रोमोसोम नंबर है 11, और यहां पर मैं बात करूं गैमिट क्रोमोसोम की या फिर मैं बात करूं हैप्लॉइड क्रोमोसोम की तो हैप्लॉइड क्रोमोसोम कितने होंगे स्टूडेंट? यहां पे 22 होंगे। हैप्लॉइड को अगर कोई हिंदी में जानना चाहता है तो युग्मक गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। तो हैप्लॉइड यानी n इक्वल टू 22 और x इक्वल टू 11 होते हैं। वहीं पर मैं रोबस्टा की बात करूं तो रोबस्टा डिप्लॉइड है, यानी 2n इक्वल टू 22, यानी हैप्लॉइड भी इसमें 11 है, 11 है, और बेसिक क्रोमोसोम नंबर भी यहां पे कितना है? 11 है। और जो डिप्लॉइड होता है उसमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर और बेसिक क्रोमोसोम नंबर हमेशा ही इक्वल होते हैं। ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, जो अरेबिका कॉफी है ये सेल्फ फर्टाइल होती है, यानी इसमें किसी तरह की इनकॉम्पेबिलिटीज नहीं देखने को मिलती है। और वहीं पे रोबस्टा की बात करें तो इसमें सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटीज देखने को मिलती है, असंगतता, सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटीज देखने को मिलती है। ओरिजिन की बात करें तो अरेबिक जो है इसका ओरिजिन है इथोपिया। अरेबिक है, इसका इरोजन कौन सा है? इथोपिया है। वहीं पर रोबस्टा की मैं बात करूं तो इसका जो ओरिजिन है वो कोंगो बेसिन है। कौन सा स्टूडेंट? कोंगो बेसिन इसका ओरिजिन है। ध्यान रखिए, कोंगो बेसिन का जो रेन फॉरेस्ट है वो ही रोबस्टा का ओरिजिन है। अगर हम अरेबिका की बात करें तो अरेबिका जो है वो बेस्ट क्वालिटी है। अरेबिका है वो क्या है? बेस्ट क्वालिटी है। और अगर हम बात करें रोबस्टा, इसमें फ्लेवर कम होता है और एसिड परसेंटेज भी आपको कम देखने को मिलता है।
अरेबिका की बात करें तो हाई एलिवेशन पे यानी ऊंचाई वाले एरिया पे लगती है, और वहीं रोबस्टा की बात करें तो लो एलिवेशंस पे लगती है यानी कुछ नीचे इलाकों पे लगती है। अभी डिफरेंसेस की बात करेंगे, कितने एलिवेशंस की बात होती है वो आगे अपने बात करेंगे। लीव्स आर डार्क ग्रीन, जो अरेबिका होती है इसके लीफ डार्क ग्रीन होती है। वहीं पर अगर मैं बात करूं रोबस्टा की तो पेल ग्रीन होती है, मतलब थोड़ा ज्यादा ग्रीन कलर ना होके थोड़ा मतलब फीका बोल दें अपने तो वैसा कुछ ग्रीन कलर होता है। जो अरेबिका है इसके लिए हाई एलिवेशन है, थोड़ा टेम्परेचर की कम डिमांड करेगी, किसके कंपैरिजन में, रोबस्टा के कंपैरिजन में, है ना। तो इसको टेम्परेचर चाहिए 15 टू 24 डिग्री सेल्सियस, 15 से 24 डिग्री सेल्सियस, 15 टू 24, और इस पे ये एकदम लग्जरी ग्रोथ करती है यानी बेस्ट क्वालिटी है वो प्रोड्यूस करती है। और अगर मैं बात करूं रेनफॉल की तो ये मान के चलिए इसको एनुअल रेनफॉल लगभग 1300 mm 1300 mm, या फिर मैं सेंटीमीटर में बात करूं तो 130 सेंटीमीटर रेनफॉल की रिक्वायरमेंट्स होती है। वहीं रोबस्टा की बात करें तो ये थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर डिमांड करती है, क्यों, क्योंकि लो एलिवेशंस पे होती है, तो 24 टू 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट्स रखती है। और रेनफॉल इसको ज्यादा चाहिए, 155 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल यानी 155 सेंटीमीटर, या mm में बात करें तो 1550 mm एनुअल रेनफॉल पे ये बढ़िया थर्वाइव करती है। नेक्स्ट इनफ्लोरेसेंस की बात करें तो इनफ्लोरेसेंस दोनों में सेम ही है, साइम्स होता है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें फ्लावर्स की, हालांकि इतना कुछ पूछा नहीं जाता है। फ्लावर्स दोनों में ज्यादातर व्हाइट कलर का होता है और फ्रेग्नेंट फ्लावर्स होता है, लेकिन अगर अरेबिका की बात करें तो स्केली, स्मॉल ब्रैक्ट्स और लगभग 4 टू 5 इन मतलब फ्लावर्स जो होते हैं जनरली अगर मैं बात करूं कि 4 टू 5 जो है वो एक्जिल्स इनफ्लोरेसेंस देखने को मिलते हैं, और प्रत्येक इनफ्लोरेसेंस में आपको 1 से 4 फ्लावर देखने को मिलते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्लावर व्हाइट कलर का होता है, सेंटेड होता है, खूबसूरत फ्लावर होता है, इस बात में कोई डाउट नहीं, अभी मैं आपको फ्लावर दिखाऊंगा। लेकिन इसमें क्या है, जनरली अरेबिका में स्केली होता है, स्मॉल ब्रैक्ट्स होते हैं, पर एक्जिल लगभग आपको 4 से 5 इनफ्लोरेसेंस देखने को मिलते हैं, यानी एक एक्जिल पे 4 से 5 इनफ्लोरेसेंस, और प्रत्येक इनफ्लोरेसेंस के अंदर आपको 1 टू 4 फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, 1 से 4 फ्लावर्स है वो देखने को मिलते हैं। और अगर मैं बात करूं रोबस्टा, इसमें फ्लावर थोड़ा लीफी टाइप का होता है, और पर एक्जिल आपको 5 टू 6 इनफ्लोरेसेंस देखने को मिलते, सॉरी पर एक्जिल लगभग आपको 4 टू 5 इनफ्लोरेसेंस ही देखने को मिलते हैं, लेकिन पर इनफ्लोरेसेंस आपको 5 टू 6 फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, 5 टू 6। और जनरली जो अरेबिका था इसके एक इनफ्लोरेसेंस में आपको 1 टू 4 फ्लावर्स ही देखने को मिलते हैं, यानी रोबस्टा में पर इनफ्लोरेसेंस ज्यादा फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। तो ये ज्यादा कोई मतलब बड़ा यहां से कुछ आपका जेआरएफ एसआरएफ में क्वेश्चन नहीं बनता है। फिर भी याद रखिएगा अरेबिका में फ्लावर्स के लिए स्मॉल्स होते हैं, पर एक्जिल दोनों के अंदर ही 4 टू 5 इनफ्लोरेसेंस होते हैं, बट अरेबिका में पर इनफ्लोरेसेंस 1 टू 4 फ्लावर्स होते हैं। और अगर मैं रोबस्टा की बात करूं तो लिफी इसमें फ्लावर्स देखने को मिलता है, और एक्जिल पे 4 टू 5 आपको इनफ्लोरेसेंस देखने को मिलेंगे, पर इनफ्लोरेसेंस आपको 5 टू 6 फ्लावर देखने को मिलते हैं, यानी पर इनफ्लोरेसेंस ज्यादा फ्लावर किस में देखने को मिलेंगे, आपको रोबस्टा में देखने को मिलेंगे। और अगर हम डिफरेंसेस की बात करें और अगर कंपैरिजन की बात करें, देखिए पर नोड पे, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं, पर नोड पे आपको 10 टू 20 बेरीज देखने को मिलती है, यानी प्रत्येक नोड पे, प्रत्येक बड पे या प्रत्येक गांठ पे आपको 10 टू 20 बेरीज देखने को मिलती है। और जो ज्यादातर आपको कैसी देखने को मिलती है, ओब्लोंग टू राउंड देखने को मिलती, अंडाकार से गोल देखने को मिलती है। वहीं रोबस्टा में बात करें तो पर नोड पे 40 टू 60 बेरीज देखने को मिलती है, 40 टू 60 बेरीज आपको देखने को मिलती है। और बेरी जो होती है वो स्मॉल होती है, बेरी जो होती है वो स्मॉल होती है। वैसे एक चीज ध्यान रखिएगा, जो रोबस्टा होती है इसकी इल्ड ज्यादा होती है, बट क्वालिटी कमजोर होती है। इल्ड तो ज्यादा है, क्वालिटी कमजोर है। और इल्ड लगभग कितने परसेंट ज्यादा होती है, 30% इल्ड ज्यादा देखने को मिलती है रोबस्टा में, 30% इल्ड। लेकिन प्राइस
कम है और कम पसंद किया जाता है। अरेबिका है, इसकी यील्ड कम है बट क्वालिटी बहुत शानदार है, मार्केट में प्राइस बहुत अच्छा मिलेगा, इसलिए पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो प्रेफर की जाती है वो कौन सी की जाती है, अरेबिका सबसे ज्यादा प्रेफर की जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि आज जो अरेबिका है इसमें फ्रूट डेवलपमेंट में कितना टाइम लगता है, 8 to 9 मंथ है वो फ्रूट डेवलपमेंट में लगते हैं। वहीं पे रोबस्टा में 10 to 11 मंथ का टाइम फ्रूट डेवलपमेंट में लग जाता है, फ्लावरिंग टू फ्रूट डेवलपमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें ब्लूसमिंग मतलब जो है वो कब देखने को मिलती है। ब्लॉसमिंग आपको देखने को मिलती है जनरली ब्लॉसम सावर जो होती है। अब आप सोचते होंगे ये ब्लॉसम सावर क्या होती है। ब्लॉसम सावर वो होती है प्री मानसून से पहले बारिश होती है और वो क्या करती है मतलब फ्लावरिंग को बहुत ज्यादा प्रेरित करती है, इंड्यूस करती है, उसको हम बोलते हैं ब्लूसमिंग सावर बोलते हैं। तो ब्लूसमिंग सावर होने के 9 से 10 दिन में क्या होता है, फ्लावरिंग हो जाती है। वहीं पर अगर हम देखें तो जनरली ब्लूसमिंग सावर के 7 डेज बाद अच्छी फ्लावरिंग किसमें देखने को मिलेगी, रोबस्टा में देखने को मिलेगी। एक बार हम इस डिफरेंस को करते हैं पॉज यहां पे, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं। एक तो मैंने आपको बताया था कि जो कॉफी है उसका फ्लावर व्हाइट है, देखो ऑर्नामेंटल फ्लावर है, शानदार है ना, ऑर्नामेंटल फ्लावर है और ये फ्रेग्नेंट भी होता है, खुशबू भी देता है, बहुत शानदार फ्लावर होता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं यहां पे ब्लूसमिंग सावर क्या होती है और यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ब्लूसम सावर का मतलब होता है जब बारिश 1 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक, 1 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक अगर बारिश होती है, किसके केस में, रोबस्टा के केस में, तब हम उसको बोलते हैं ब्लूसम सावर। क्या बोलते हैं इसको, ब्लूसम सावर। ये फ्लावर इनिशिएशन को बहुत इंक्रीज करती है, यानी पुष्पन को बहुत ज्यादा बढ़ावा देती है। और अगर हम बात करें अरेबिका के केस में तो 1 मार्च टू 30 अप्रैल का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं ब्लूसमिंग सावर। किसके केस में, अरेबिका, यहां 30 अप्रैल है और जो रोबस्टा है उसके लिए 15 अप्रैल है, बस यही डिफरेंस है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, फ्लावर मतलब फ्लावरिंग आती है, फ्लावर एंथेसिस होती है यानी फूल खिलता है और फूल बड़ा होता है, इनलार्जमेंट होता है, ये सब ब्लूसम सावर के दौरान होते हैं। ठीक है, और ब्लूसम सावर की अगर हम बात करें कि कितनी रिक्वायरमेंट होती है तो जनरली 7 डेज के अंदर 25 mm रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है ब्लूसम सावर में, ताकि क्या है, अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिले। अब ब्लूसम सावर की बात आ गई है तो हम साथ साथ में बेकिंग सावर की भी बात कर लेते हैं। ब्लूसम सावर ज्यादा पूछे जाने के चांसेस होते हैं बट फिर भी आप बेकिंग सावर भी ध्यान रखिए। बेकिंग सावर का मतलब होता है जो ब्लूसम सावर होता है उसके स्टार्ट होने से 18वें दिन की बात करें, देखो मतलब जब ब्लूसम सावर स्टार्ट होता है उसके 18वें दिन से अगर हम बात करें, 18वें दिन से लेकर जो 40वां दिन होता है उस दौरान ब्लूसमिंग सावर स्टार्ट होने के 18वें दिन से, 18वें दिन यानी 1 मार्च को स्टार्ट हुई है तो 18 मार्च, 18 मार्च से लेकर 40 डेज तक की जो बारिश होती है उसको हम बोलते हैं बेकिंग सावर, जिसके अंदर क्या होता है कि अब फ्रूट डेवलपमेंट होगा और फ्रूट रिटेंशन होगा, यानी डेवलपमेंट और फ्रूट रिटेंशन जो होता है उस दौरान जो बारिश होती है वो कौन सी होती है, बेकिंग सावर। फ्रूट रिटेंशन और फ्रूट डेवलपमेंट के टाइम जो बारिश होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेकिंग सावर। ठीक है, जनरली अगर हम बात करें कि हमें इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है तो अगर हम बात करें 2 डेज की, है ना, कितने दिन की, 2 दिन की, तो 2 दिन के अंदर हमें 12 mm बारिश की रिक्वायरमेंट्स होती है, किसमें, बेकिंग सावर में। अब बेकिंग सावर की बात आ गई तो मॉनसून सावर की भी बात कर लेते हैं। जनरली मानसून के टाइम जो बारिश होती है उसको बोलते हैं मानसून सावर। ये अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइम होती है। जनरली ये किस बात को फेवर करती है, हालांकि इसका पूछे जाने का चांसेस कम है, ये अर्ली मैच्योरिटी और अर्ली राइपनिंग को फेवर करती है। कौन सी, मॉनसून सावर। बेस्ट कंपिटिटिव एग्जाम के हिसाब से ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। हमारा कंपैरिजन चल रहा था, उस कंपैरिजन पे अपने वापस लौटते हैं ताकि कोई चीज आपको समझने में दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने आपको बीच में बताया था। ठीक है,
देखो जो अरेबिका कॉफी है उसके अंदर जो फ्लावरिंग आती है वो जनरली प्रीवियस ईयर जो ग्रोथ होती है यानी ओल्ड सीजन ग्रोथ होती है उसी पे फ्लावरिंग्स देखने को मिलती है किसमें, अरेबिका के अंदर। वहीं रोबस्टा में बात करें तो करंट सीजन जो ग्रोथ होती है उस पर फ्लावरिंग देखने को मिलती है, करंट सीजन ग्रोथ पे फ्लावरिंग्स आपको देखने को मिलता है। अरेबिका सेल्फ पॉलिनेटेड है और जो रोबस्टा है वो क्रॉस पॉलिनेटेड है, एनिमोफिलस और एंटमोफिलस दोनों तरह की है। एनिमोफिलस यानी विंड पॉलिनेशन और एंटमोफिलस मतलब इंसेक्ट पॉलिनेशन। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट? अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, हाँ ये तो क्लियर हो गया ना, क्रॉस पॉलिनेटेड है कौन सी, रोबस्टा। अरेबिका सेल्फ पॉलिनेटेड है। थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोग जिसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, या मैं कहूं कि ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं वो है अरेबिका। इसलिए वर्ल्ड में जितना कॉफी का प्रोडक्शन होता है उसका 70% अरेबिका का होता है, पीछे बचा 30%। 30% किससे देखने को मिलता है, 30% है वो रोबस्टा से प्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, अरेबिका मेनली कहां पर ग्रो की जाती है, लैटिन अमेरिका में, ईस्ट अफ्रीका में बहुत ज्यादा ग्रो की जाती है। और जो रोबस्टा है वो एशिया और अफ्रीका में ग्रो की जाती है। रोबस्टा एशिया और अफ्रीका में, ऐसा नहीं है कि अरेबिका नहीं करते, बट मेजर एरिया की बात की है यहां पे। ठीक है, अगर अरेबिका में हम कैफीन कंटेंट्स की बात करें, है ना, आपको ही पता है कॉफी में कैफीन होता है जो स्टिमुलेटिंग एजेंट का काम करता है, उत्तेजना का काम करता है। इसके अंदर होता है 0.6 से लेकर 1.5%, और वहीं पर रोबस्टा में 2 to 2.7%, यानी ये थोड़ी हेल्थ के लिए, कहने का मतलब ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है क्योंकि कैफीन इज ए स्टिमुलेटिंग एजेंट। ठीक है, तो कैफीन कम किस्म के अंदर होता है, अरेबिका के अंदर कम होता है। ठीक है, साइंटिफिक तरीके से भी अगर बात करें तो अरेबिका इज बेटर देन रोबस्टा। ठीक है, जनरली अरेबिका की बात करें, हाँ ये कैफीन कंटेंट्स आपको अच्छे से याद रखना है, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। जनरली अगर मैं बात करूं अरेबिका कॉफी की तो रस्ट आपको ही पता है कॉफी का मेजर डिजीज है, नहीं पता है तो आज पता लग जाएगा। और मेजर इंसेक्ट है एक तो बेरी, एक तो व्हाइट बेरी बोरर, आगे हम बात करेंगे, एक बेरी बोरर, ये बहुत प्रॉब्लम है। तो अरेबिका है ये रस्ट और बेरी बोरर के लिए क्या होती है, ससेप्टेबल होती है, संवेदनशील, यानी ज्यादा प्रभावित होती है। यानी रस्ट और जो बेरी बोरर है वो इस पर ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। वहीं पर हम रोबस्टा की बात करें तो रोबस्टा इन दोनों के लिए क्या है, रेसिस्टेंट है, यानी रोबस्टा हार्डी नेचर का है। लो एलिवेशंस पे हो रहा है, इसका मतलब जाहिर सी बात है थोड़ा हार्डी नेचर का है। नेक्स्ट हम और कुछ डिफरेंसेस की बात करें जो पीछे बच गए हैं ना 2 स्लाइड में, तो उन डिफरेंसेस की हम यहां पे बात कर लेते हैं। ब्लॉसम रेंज वो हमने पहले बात कर ली है, बेकिंग रेंज बात कर ली है। फिर भी अगर अरेबिका के लिए ब्लॉसम रेंज तो मार्च से अप्रैल तक है ना, और अप्रैल में भी कहां तक, ये 1 मार्च से लेकर ये 30 अप्रैल तक था। रोबस्टा के लिए था जनरली, ये अलग अलग रीजन के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से मैं बात कर लेता हूं, 1 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक था। कब तक, 1 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक था। ये था, सॉरी ये पूरे एशिया के लिए है। अगर इंडिया के लिए बात करें तो फेब मार्च होगा। सिर्फ इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो किसमें होगा, फेब मार्च में, ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब ये फेब मार्च में कुछ एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होगा। पूरे एशिया के रेफरेंस से ही पूछा जाता है और आपको ज्यादातर इधर उधर बुक्स में भी यही मिलेगा। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है अरेबिका के लिए 1 मार्च से लेकर स्टूडेंट 30 अप्रैल तक याद रखिए। किसके लिए, अरेबिका के लिए। रोबस्टा के लिए आप इसे भूल जाइए, आप याद रखिए 1 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक, बस आपको यही याद रखना है। किसी में कुछ भी दिया हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बेकिंग रेन है दोनों में, अप्रैल में ही आएगा, दोनों के अंदर ही क्या है, अप्रैल में ही आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें सेड की, है ना, छांव की, तो यहां पे हम सेड ट्री है वो लास्ट में बात करेंगे। आपको ही पता है कॉफी है वो सेमी सेड लविंग है, कैसा है, सेमी सेड लविंग है। तो हम यहां पर कुछ जो सेड ट्री होते हैं वो ग्रो करते हैं जिससे आधी अधूरी छांव हो जाए, यानी सेमी सेड कंडीशंस है वो जनरेट हो जाए। ठीक है, नीड्स मीडियम टू लाइट सेड डिपेंडिंग ऑन द एलिवेशंस एंड द एस्पेक्ट्स। एरिया के हिसाब से, एलिवेशंस के हिसाब से अरेबिका में डिसाइड होगा कि कितनी छांव की जरूरत होती है।
रोबस्टा के अंदर क्या है, यूनिफॉर्म थिन शेड, यानी बहुत ज्यादा छांव नहीं लेकिन ठीक ठाक छांव की यहां पर नीड होती है। और बहुत सारे एग्जाम में जो शेड लविंग प्लांट नहीं, जो शेड क्रिएट करते हैं प्लांटेशन क्रॉप में, जैसे हमने पीछे टी में भी पढ़ा था और कुछ जो प्लांट्स है उनके एग्जांपल्स भी हमने पढ़े थे ना, तो वैसे ही हम लास्ट के अंदर इंसेक्ट पेस्ट डिजीज होने के बाद हम बात करेंगे कि शेड मैनेजमेंट आप किस तरह से करेंगे और कौन कौन से प्लांट है वो जनरली शेड के लिए आप लगाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर हमारा ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। मोस्ट प्रेफरेबल टेम्परेचर की बात करें तो अरेबिका जो है उसको 15 से 25 चाहिए और जो रोबस्टा है उसको 20 से 30 या 25 से 30 मान सकते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो अरेबिका के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम चाहिए 70 to 80%, वहीं रोबस्टा के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट होती है 80 to 90%। कितनी? 80 to 90% होती है। सोयल की बात करें तो अरेबिका के लिए डीप फ्राइबल यानी गहरी मिट्टी होनी चाहिए, फ्राइबल्स होनी चाहिए, पोर्स अच्छे होने चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें तो स्लाइटली एसिडिक है, वो बढ़िया रहती है। सुटेबल पीएच कितना होता है? 6 to 6.5। ऐसा सेम ही सोइल किसके लिए जरूरत होता है स्टूडेंट? रोबस्टा के लिए। तो सोइल कंडीशन लगभग दोनों के लिए एक जैसी होती है। कौन से रीजन में कौन सी ज्यादा प्रेफर करते हैं? इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में नॉर्थन, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न जो एरिया है वहां पे लोग ज्यादा अरेबिका को मतलब फेवर करते हैं और यहाँ का क्लाइमेट भी अरेबिका के लिए बढ़िया है, ठीक है। वहीं पे रोबस्टा मतलब जहां पर एरिया फ्लैट या जेंटल स्लोप यानी हल्का स्लोप है वहां पे ज्यादातर कौन सा लगाया जाता है स्टूडेंट? रोबस्टा है वो ज्यादातर लगाया जाता है। नेक्स्ट हमने बात करें स्लोप की, तो स्लोपी एरिया में अगर आप लगा रहे हो तो अरेबिका को जेंटल स्लोप यानी हल्के स्लोप से लेके मध्यम स्लोप तक आप लगा सकते हैं। और जो रोबस्टा होती है आप उसको या तो फ्लैट एरिया में या हल्के स्लोप में, इससे ज्यादा आप नहीं लगाओगे, बट इसको मीडियम स्लोप तक आप ले जा सकते हैं। तो ये दोनों तरह की जो कॉफी है उसके बीच का मेजर डिफरेंस है जो मैंने आपको यहां बताया है, ठीक है। अब देखो यहां आप इमेज से अगर याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज। अरेबिका का ओरिजिन इथोपिया की बात की थी, रोबस्टा का कोंगो या कोंगो बेसिन जो एरिया है जहां पर रेन फॉरेस्ट है वो इसका ओरिजिन है। टाइम ऑफ ब्लूसमिंग की हमने बात की थी कि जो मतलब अरेबिका है मतलब उससे फ्लावरिंग से फ्रूटिंग हार्वेस्टिंग का जो टाइम होता है यानी फ्रूट डेवलपमेंट का टाइम होता है वो 7 to 9 मंथ ले लेता है, वहीं रोबस्टा है वो 9 to 11 मंथ यानी लंबा टाइम लेता है, ठीक है। अगर अरेबिका के टेस्ट की बात करें तो अरेबिका का जो टेस्ट होता है ना वो स्वीटर, मीठा, सॉफ्टर टेस्ट, बहुत बढ़िया। वहीं पे रोबस्टा का जो टेस्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और थोड़ा हार्श होता है, ठीक है, इसलिए लोग अरेबिका ज्यादा पसंद करेंगे। कैफीन कंटेंट पीछे टेबल में बताया था वो आपको याद रखना है, वो एक्यूरेट है, ठीक है। नेक्स्ट अरेबिका और रोबस्टा में यहां पर भी डिफरेंस दिया हुआ है। जनरली हमने कहा था रोबस्टा लो लेवल पे लगती है, लो एलिवेशन लेवल पे लगती है, अरेबिका हाई एलिवेशन पे लगती है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अरेबिका 70% तक अपना टोटल प्रोडक्शन कॉफी का कंट्रीब्यूशन देती है 70%, वहीं रोबस्टा सिर्फ 30% का कंट्रीब्यूशन देती है। अरेबिका क्या है जनरली इंसेक्ट और डिजीज के लिए क्या होती है? ससेप्टेबल्स होती है, वहीं रोबस्टा क्या होती है? रोबस्टा जो होती है ये हार्डी नेचर की होती है, रेसिस्टेंट होती है। हमने पीछे बात की थी, एक रस्ट की बात की थी और दूसरा हमने बेरी बोरर्स की बात की थी, कितना रोबस्टा रेसिस्टेंट है, रोबस्टा रेसिस्टेंट है, अरेबिका है वो कैसी है? सेंसिटिव है, ठीक है। उसके अलावा जनरली हम बात करें तो जो अरेबिका होता है उसके अंदर कैफीन कंटेंट्स कम होता है और रोबस्टा के अंदर कैफीन कंटेंट्स है वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें हमारी हो गई है। तो ये इमेजेस तो बस सिर्फ अट्रैक्शन था, बाकी मेन जो क्वेश्चन आना है वो इन टेबल से पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट जो ये लेक्चर हमारा चल रहा है ये आपके प्लांटेशन क्रॉप से रिलेटेड कोई भी आप कंपिटिटिव एग्जाम देते हैं, चाहे नेट है दे रहे हैं, चाहे आप एआरएस दे रहे हैं, चाहे एसआरएफ दे रहे हैं, वहां भी ये लेक्चर काम करेगा। बट यहां मेरा जो लेक्चर करवाने का मोटो है वो है जेआरएफ हॉर्टिकल्चर और हमारा जेआरएफ हॉर्टिकल्चर का ऑनलाइन कोर्स चल रहा है। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं या वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और फर्दर इंक्वायरीज के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
और ये समझ लीजिए कि एक क्रॉप कल्टीवेशन में डेमो लाइक लेक्चर है, बस है ना, ओनली डेमो है, बीच से उठाया गया लेक्चर है जो अपलोड कर दिया गया है ताकि आपको एक लेवल पता लग जाए कि जेआरएफ का लेवल क्या है, इवन हमारे पढ़ाने का लेवल क्या है। यहां पे मैंने आपको बताया था कॉफी के अंदर जो फ्लावर्स है व्हाइट कलर के हैं और फ्रेगनेंट है। नेक्स्ट चलते हैं अपने स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे है वो डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। देखो कॉफी ड्रिंक है, ये पॉपुलर किसने किया था? ये पॉपुलर हुआ था सबसे पहले यमन के अंदर। कब हुआ था? 15th सेंचुरी के अंदर। सबसे पहले यमन में 15th सेंचुरी में पॉपुलर हुआ था। हमने टी के लिए बात की थी कि टी का यूज सबसे पहले चाइना में एज ए मेडिसिनल बेवरेज हुआ था, बाद में ये पॉपुलर बेवरेज बन गया। और वैसे ही कॉफी का जो सबसे पहले एक सीधा बेवरेज के रूप में यूज होने लगा था, पॉपुलरिटी इसको मिली थी, तो ये कहां पे मिली थी? यमन के अंदर में मिली थी, ठीक है। और उसके अलावा हम बात करें कि कॉफी जो वर्ड है वो भी कहां से आया हुआ है? अरेबिक लैंग्वेज से आया हुआ है। किससे आया हुआ है? अरेबिक लैंग्वेज से आया हुआ है। उसके अलावा स्टूडेंट जनरली हम बात करें, एक होता है कैफे लाइट। कैफे लाइट क्या है? जो कॉफी होती है उससे बनने वाला एक प्लास्टिक होता है जिसको हम कैफे लाइट्स बोलते हैं। ये मैं कहूं तो एक तरह से रिन्यूएबल्स होता है, इसलिए डीकंपोज हो जाता है, इको फ्रेंडली होता है। तो कॉफी से बनने वाला जो प्लास्टिक है उसको हम बोलते हैं कैफे लाइट्स, और इको फ्रेंडली होता है, यानी ये रिन्यूएबल्स होता है, इसको हम क्या कर सकते हैं? डीकंपोज करके वापस इसे तैयार किया जा सकता है, ठीक है। जो कॉफी है वो एक स्मॉल एवरग्रीन ट्री भी है और कुछ स्पीसीज है वो बुश भी है। जनरली वाइल्ड कंडीशंस में आप देखेंगे तो आपको ये 30 फीट हाइट तक मिल जाता है, बट अगर आप कल्टीवेशन फील्ड के अंदर देखेंगे तो इसकी हाइट आपको 6 to 8 फीट है वो देखने को मिलेगी। वाइल्ड 30 फीट और कल्टीवेशन में कितना? 6 to 8 फीट है वो देखने को मिलता है। वैसे जो फ्रूट है उसको हम बोल सकते हैं, देखो लोग तो बोलते हैं कॉफी का जो फ्रूट है कॉफी चेरी, क्या बोलते हैं? बोलने की भाषा में बोलते हैं कॉफी चेरी, है ना। और इसको हम इपिगाइनस बेरी भी बोल सकते हैं, और वास्तव में फ्रूट टाइप आप बोलेंगे ड्रूप। कौन सा बोलेंगे? फ्रूट टाइप ड्रूप बोलेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये डबल सीडेड ड्रूप है। कैसा है स्टूडेंट? डबल सीडेड ड्रूप है। आपसे पूछ ले कॉफी का फ्रूट टाइप क्या है, आप बोलेंगे डबल सीडेड ड्रूप है, जिसको एपिगाइनस बेरी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एपिगाइनस बेरी भी बोल सकते हैं। वैसे सिंपली यही पूछा जाता है फ्रूट टाइप, आप बोलेंगे ड्रूप। और कैसा ड्रूप है? डबल सीडेड ड्रूप होता है, ठीक है। जनरली क्या होता है, कई बार आपको बेरी में सिंगल सीड देखने को मिलता है, सिंगल सीड देखने को मिलता है, उसको आप बोल देते हैं पी बेरी। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? उसको बोलेंगे आप पी बेरी। और जो पी बेरी होता है उसमें एक ओव्यूल का एबोर्शन हो जाता है। पी बेरी एक एबनॉर्मल है जिसके अंदर एक ओव्यूल का क्या होता है? एबोर्शन। तो जिसके अंदर सिंगल सीड मिलेगा उसको आप क्या बोल देंगे? उसको तो बोल देंगे स्टूडेंट पी बेरी। और नॉर्मल जो होता है वो कितने सीड होते हैं? 2 सीड होते हैं, तो इसको बोलेंगे 2 सीडेड ड्रूप बोलेंगे, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि 2 से ज्यादा ओव्यूल्स है वो आपको देखने को मिल जाते हैं ना। 2 से ज्यादा ओव्यूल्स देखने को मिल जाते हैं, वो भी अपने आप में एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वो चलो हम आगे डिस्कस करेंगे। पी बेरी का और एलिफेंट बेरी का आगे डिस्कस करेंगे। वैसे सिंपली ये क्या होता है? 2 सीडेड ड्रॉप्स होता है। नेक्स्ट अपने बात करें, एक होती है ट्री कॉफी। आप देख रहे हैं ये ट्री कॉफी है ना। ट्री कॉफी का साइंटिफिक नेम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कोफिया लिब्रिका। कोफिया लिब्रिका कमर्शियल कल्टीवेशन में काम में नहीं ली जाती है, बट ये ब्रीडिंग के अंदर बहुत यूटिलाइज होती है, और ये एक तरह से रेसिस्टेंट का सोर्स है। और इससे हम कौन सा जीन लेते हैं? लीफ रस्ट रेसिस्टेंट का जीन है वो ब्रीडिंग के अंदर काम में लेते हैं। तो जो ब्रीडिंग डेवलपमेंट है, ब्रीडिंग या मैं बोलूं कि कॉफी डेवलपमेंट है या ब्रीडिंग प्रोग्राम है, उसके अंदर कोफिया लिब्रिका का जो यूज है वो किस लिए किया जाता है? लीफ रस्ट रेसिस्टेंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और इंडिया के अंदर कॉफी डेवलपमेंट प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया था? इंडिया में कॉफी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया था डॉक्टर एल.सी. कोलेमन ने। किसने? डॉक्टर एल.सी. कोलेमन ने। अच्छे से याद रखना है, इंडिया के अंदर कॉफी डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था, या फिर मैं बोलूं कि कॉफी रिसर्च के जो फाउंडर माने जाते हैं या फादर ऑफ इंडियन कॉफी ब्रीडिंग जिनको कहा जाता है, वो है डॉक्टर एल.सी. कोलेमन। यानी कॉफी ब्रीडिंग प्रोग्राम या कॉफी डेवलपमेंट प्रोग्राम डॉक्टर एल.सी. कोलेमन ने स्टार्ट किया था। इनको हम फादर ऑफ इंडियन
कॉफी ब्रीडिंग भी बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं फाउंडर ऑफ कॉफी रिसर्च इन इंडिया भी इनको बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए स्टूडेंट, कॉफी के अंदर नाइसिन्स होता है जो स्किन डिजीज की क्योरिंग के काम में लिया जाता है। वैसे फ्लावरिंग टाइम थोड़ा सा वेरियस होता है, ठीक है। तो कॉफी के अंदर फ्लावरिंग टाइम है वो सितंबर टू मार्च होता है। ये एलिवेशंस पे डिपेंड करता है, स्पेसिस पे डिपेंड करता है, जियोग्राफिकल एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। समर सावर्स जो होती है वो फ्लावरिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो हम पीछे बात कर चुके हैं। समर सावर को हम क्या बोलते हैं? ब्लूसम सावर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लॉसम सावर। उसी को हमने यहाँ पे समर सावर नाम दिया है, ठीक है। ये प्री मानसून की बारिश होती है। नेक्स्ट अपने बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की कॉफी के अंदर। देखो, कॉफी का जो फ्रूट होता है उसको लोग चेरी बोल देते हैं, बाकी बोटनिकली आप इसको ड्रुप कंसिडर्ड करेंगे और 2 सीडेड ड्रुप है वो कंसिडर्ड करेंगे। सिंगल सीडेड है वो मैंने अभी बताया था, पी बेरी, आगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपने बात करें, द ओवेरीज डेवलप इनटू एन ओवल फ्रूट कंटेनिंग 2 सीड एंड नीड 6 to 11 मंथ टू राइपन। वो अलग अलग है, रोबस्टा के अंदर और अरेबिका के अंदर, वो पीछे हमने डिस्कस कर लिया है। हम यहाँ 6 to 11 मंथ की बात कर रहे हैं, तो हमने पीछे बात की थी कि अरेबिका में टाइम लगता है 7 to 9 मंथ का, और रोबस्टा में डेवलपमेंट में टाइम लगता है 9 to 11 मंथ का। तो ये बात हो चुकी है, इसको दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अरेबिका है, अरेबिका नहीं लिखना था, यहां लिखना था रोबस्टा, है ना। देखिए रोबस्टा होती है, उसकी इल्ड क्या होती है? ज्यादा होती है, और अरेबिका की जो इल्ड है वो स्टूडेंट कम देखने को मिलती है। वो भी मैंने आपके साथ पीछे टेबल में ही डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट ध्यान रखिए, जनरली क्या है, एक होती है कॉफी की स्पीसीज, कॉफी मारागोफी। कौन सा? कॉफी मारागोफी। ये जनरली क्या है? सबसे लार्ज कॉफी की स्पीसीज है। आपसे पूछ ले लार्जेस्ट कॉफी स्पीसीज, तो बोलेंगे कॉफी मारागोफी पे। कौन सा? मारागोफी पे। ये सबसे लार्ज स्पीसीज है किसकी? कॉफी की। अब बात आती है कि जो कॉफी है वो इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। 1600 एडी के अंदर एक मुस्लिम जो पिलग्रिम्स थे, उनका नाम था बाबा बुधान। तो बाबा बुधान एक मुस्लिम पिलग्रिम्स थे जिन्होंने इंडिया के अंदर कॉफी को इंट्रोड्यूस किया था। ये लेके आए थे 7 सीड। कितने बीज लेके आए थे? कॉफी के 7 बीज लेके आए थे। और ये कहां पर लगाए इन्होंने? चिकमंगलूर के अंदर लगाए थे। और चिकमंगलूर को शायद उस टाइम कहते थे चंद्रागिरी। अब तो ये क्या हो गया? चिकमंगलूर हो गया। तो वहां पे उस समय नाम क्या था? चंद्रागिरी। तो मुस्लिम जो पिलग्रिम है, इन्होंने चंद्रागिरी के अंदर कॉफी के 7 बीज लेके आए थे, और वहां पर इन्होंने सबसे पहली बार कॉफी लगाई। अब ये चंद्रागिरी जो है वो क्या कहलाती है? चिकमंगलूर कहलाता है, ठीक है। तो 7 सीड है, इन्होंने इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किए थे। नेक्स्ट है सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, CCRI। देखिए जो CCRI है, सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बना हुआ है बालानट, चिकमंगलूर, कर्नाटका के अंदर है ना। कहां पे है? बालानट, चिकमंगलूर, कर्नाटका के अंदर है। एक कॉफी बोर्ड की भी बात करेंगे, वो किसके अंडर में आता है वो हम बाद में बात करेंगे, और वो कब स्टार्ट हुआ था उस पर भी अपने डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ इतना ही एक बार। नेक्स्ट अपने चलते हैं फ्लावरिंग टाइम। फ्लावरिंग टाइम वेरियस है, हमने बात कर ली थी, सितंबर टू मार्च है। प्रूनिंग के अंदर हम सेंटरिंग करते हैं, डीसकरिंग भी की जाती है, हैंडलिंग भी की जाती है, और निपिंग हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। निपिंग ज्यादातर इनके लिए जो टाइम होता है वो जून टू सितंबर के बीच ही प्रूनिंग की जाती है। ट्रेनिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, तो ट्रेनिंग सिस्टम की बात करें तो इंडिया के अंदर ज्यादातर सिंगल स्टेम जो ट्रेनिंग मेथड है वो काम में लिया जाता है। कौन सा? सिंगल स्टेम ट्रेनिंग मेथड है वो काम में लिया जाता है। कुछ देशों में डबल स्टेम ट्रेनिंग सिस्टम भी काम में लिया जाता है, या मल्टी स्टेम ट्रेनिंग सिस्टम है वो भी काम में लिया जाता है। जैसे मल्टी स्टेम ट्रेनिंग की बात करूं तो कीनिया और तंजानिया जैसे देश है, उनके अंदर मल्टी स्टेम ट्रेनिंग सिस्टम चलती है। लेकिन याद रखिएगा अपने इंडिया के हिसाब से सिंगल स्टेम सिस्टम जो है वो ज्यादातर काम में लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें कि जो कॉफी है उसमें वीड कंट्रोल के लिए एक तो आप करते हैं डिगिंग, यानी लगभग 30 to 45 सेंटीमीटर तक जो भी वीड होते हैं उनको आप खोद के निकाल लेते हैं। और उसके अलावा वीड कंट्रोल करने के लिए आप काम में लेते हैं स्कपलिंग और सॉइल ट्रिंग,
एक तो क्या काम में लेते हैं, स्कफलिंग, और दूसरा सॉइल स्ट्रिंग जो काम में, वो काम में लिया जाता है। तो वीड कंट्रोल दो तरीके से करते हैं अपने, एक तो स्टूडेंट किससे करते हैं, डिगिंग से करते हैं, और दूसरा करते हैं स्कफलिंग, है ना। स्कफलिंग को आप क्या बोलते हैं, सॉइल स्ट्रिंग भी बोलते हैं, सॉइल स्ट्रिंग भी इसको बोला जाता है। तो ये वीड कंट्रोल के मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें स्टूडेंट, अब थोड़ा सा हम मॉर्फोलॉजी में जाएं। मॉर्फोलॉजी से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉफी बोर्ड के बारे में बता देता हूं। तो स्टूडेंट जो कॉफी बोर्ड है, वैसे तो टी बोर्ड है, कॉफी बोर्ड है, कोकोनट बोर्ड है ना, सबकी अगर अपने बात करें तो कॉफी बोर्ड जो है स्टूडेंट वो 1942 में बना था। कब बना था, 1942 के अंदर बना था। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नोट डाउन कर लीजिएगा। कॉफी जो है बहुत बड़ी कमर्शियल क्रॉप है, तो इसको रखा गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में रखा गया है। और ये कब बना था, 1942 के अंदर बना था। और इसका जो हेड ऑफिस कहां पे स्टैब्लिश हुआ था, बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर। हालांकि शायद मैंने पीछे टी की क्रॉप में टी बोर्ड का डिस्कस नहीं किया होगा, तो टी बोर्ड का भी आप नोट कर लीजिएगा। टी बोर्ड जो है वो इंडिया के अंदर बना था 1 अप्रैल 1954 को। हो सकता है मैंने डिस्कस भी किया, मुझे याद नहीं है। 1 अप्रैल 1954 में बना था टी बोर्ड जो है इंडिया के अंदर। और टी बोर्ड आपको पता है कोलकाता में बना था। कहां बना था, कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल में बना था। और जनरल अगर अपने बात करें तो जो टी बोर्ड है वो भी आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में ही आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर ही में ही आता है। 1 अप्रैल 1954 के अंदर बना था। और कहां पर इसको स्टैब्लिश किया गया था स्टूडेंट, कोलकाता के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। और आगे हम जब रबर की डिस्कस करेंगे तो वहां रबर बोर्ड की भी बात करेंगे। रबर बोर्ड भी इंपॉर्टेंट है, इंडियन रबर बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। जैसे कॉफी बोर्ड है, टी बोर्ड है, और वैसे ही क्या है इंडियन रबर बोर्ड। क्या, इंडियन रबर बोर्ड। इंडियन रबर बोर्ड भी नोट कर लीजिए, यहां पे साथ साथ में आपके काम आ जाएगा। 1947 में कब बना था इंडियन रबर बोर्ड, 1947 के अंदर बना था। ये तो पता होगा कहां बना था, कोट्टायाम केरला में। कहां बना था, कोट्टायाम केरला के अंदर बना था। और ये भी जनरली क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां प्लांटेशन क्रॉप में हमारा कोकोनट भी डिस्कस हुआ है। और जो कोकोनट बोर्ड है ना, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड बना था वो 1979 में बना था। स्टूडेंट कब बना था, 1979 के अंदर बना था। लेकिन ध्यान रखिएगा कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में आता है। ये चीजें अच्छे से ध्यान रखनी है, कई बार पूछ ली जाती। दोबारा रिपीट कर देता हूं, कॉफी बोर्ड है ये बना था 1942 के अंदर। और कहां पे बना था स्टूडेंट, जो कॉफी बोर्ड है बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर। किसके अंडर में आता है स्टूडेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। टी बोर्ड बना था 1 अप्रैल 1954 को। और इसकी जो स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये कोलकाता में यानी वेस्ट बंगाल में हुआ था। और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। और तीसरा मैंने आपको बताया स्टूडेंट, इंडियन रबर बोर्ड। इंडियन रबर बोर्ड जो है ये कब बना था, 1947 में। कहां बना था, कोट्टायाम में। कोट्टायाम बोले तो केरला। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर में आता है। लेकिन कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है 1979 के अंदर बना था। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में, ठीक है। और कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड कहां पर है, ये कोच्चि के अंदर है। कहां पे, कोच्चि केरला में, कोच्चि केरला में। और रबर बोर्ड है वो कोट्टायाम केरला में है। और कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है वो कहां पे स्टूडेंट, कोच्चि केरला के अंदर है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट थोड़ी सी मॉर्फोलॉजी की। इतना कुछ आप लोगों से नहीं पूछा जाने वाला है, जो यहां पे सब मॉर्फोलॉजी दी हुई है। इसमें से 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपको एग्जाम पॉइंट व्यू से ही ध्यान में रखनी है। एक होता है ऑर्थोजियोट्रोपिक, ऑर्थोजियोट्रोपिक।
ऑर्थोजियोट्रॉपिक है जिनको हम सक्कर्स भी बोलते हैं, और ये वर्टिकल ग्रो करते हैं। जैसे आप देख रहे हो, ये देखो वर्टिकल ग्रो कर रहा है। ये कैसा ग्रो कर रहा है? वर्टिकल ग्रो करता है। जो वर्टिकल ग्रो करने वाली ब्रांच होती है उसको हम बोलते हैं सक्कर्स, और सक्कर्स को बोलते हैं ऑर्थोजियोट्रॉपिक बोलते हैं, ऑर्थोजियोट्रॉपिक बोलते हैं। तो ऑर्थोजियोट्रॉपिक का मतलब होता है सक्कर्स, और ये वर्टिकल ब्रांच होती है। एक है प्लाजियोजियोट्रॉपिक, प्लाजियोजियोट्रॉपिक। प्लाजियोजियोट्रॉपिक ब्रांच कौन सी होती है स्टूडेंट? वो ब्रांच होती है जनरली, ये जो ब्रांचेज है ये सारी की सारी, जैसे मैं बात करूं, मेनली प्राइमरी ब्रांचेज है, इनको प्लाजियोजियोट्रॉपिक्स बोलते हैं। और ये मेन स्टेम से कितने एंगल पे देखने को मिलती है? ये 45 टू 90 डिग्री एंगल पे देखने को मिलती है। कितने डिग्री पे? 45 टू 90, यानी 45 कुछ इस तरह से, और 90 आप लगभग ये देख रहे हैं, ये ब्रांचेस कितने पे है ना? तो ये लगभग आपको 90 डिग्रीज पे देखने को मिलती है। स्टेम से निकलने वाली जो थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल ब्रांचेज होती है उनको हम बोलते हैं प्राइमरी। प्राइमरी से निकलेगी वो कौन सी है स्टूडेंट? सेकेंडरी है। और सेकेंडरी से निकलेगी वो कौन सी है? टेरेसरी होती है। तो देखो, प्लाजियोजियोट्रॉपिक्स वो ब्रांचेज है जो नॉर्मल निकलती है 45 टू 90 डिग्री एंगल पे, जो बिल्कुल वर्टिकल चलती है उसको ऑर्थोजियोट्रॉपिक बोलते हैं। ठीक है, ये दो चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कस कर लेते हैं, बाद में हम चलेंगे इसके हार्वेस्टिंग की तरफ, है ना, मैच्योरिटी इंडाइसेस की तरफ। तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। कमर्शियल कल्टीवेशन स्टार्टेड इन साउथ इंडिया इन 80-20। भारत के अंदर कॉफी का जो कमर्शियल कल्टीवेशन है उसका बढ़ावा किसने दिया? ये तो आपको पता ही होगा, अंग्रेजों ने, है ना। जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, उन्होंने भारत के अंदर कॉफी का कमर्शियलाइजेशन किया था। और कब स्टार्ट हुआ था? 1820 के अंदर हुआ था। ब्रिटिश जो एंटरप्रेन्योर्स थे उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, जनरली अपने बात करें कि जो कॉफी है मेनली किसमें यूज की जाती है? बेवरेज यानी ड्रिंक्स के अंदर है वो यूज की जाती है। उसके अलावा इसकी रोस्टेड बीन भी काम में ली जाती है, ग्राउंड यानी इसके पाउडर भी काम में लिए जाते हैं, और भी इसके थोड़े बहुत हल्के फुल्के पर्पज हो सकते हैं। मेन है वो ड्रिंक इंडस्ट्री है। ठीक है, कॉफी होती है वो शॉर्ट डे प्लांट होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और मैंने कहा था जो कॉफी होती है जनरली सेमी सेड लविंग प्लांट्स होता है, और जनरली क्या है, इसको एक साल के अंदर 1500 आवर की लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी फोटोसिंथेसिस करने के लिए। थोड़ा सा हम जो सेड ट्री मैनेजमेंट है वो लास्ट में बात करेंगे, यानी हाफ सेड प्लांट है या सेमी सेड लविंग प्लांट है, और ये जनरली जितनी सनलाइट आती है उसका लगभग 1% यूटिलाइज करता है। और एक साल में इसको फोटोसिंथेटिकली पीरियड कितना चाहिए? 1500 आवर्स चाहिए। ओनली 1500 आवर्स की ही नीड होती है, 1500 आवर्स की नीड होती है। ठीक है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो कॉफी प्रोडक्शन करने वाली कंट्री है वो ब्राजील है, और ब्राजील ही वर्ल्ड में सबसे लीडिंग एक्सपोर्टर है। ब्राजील ही क्या है? लीडिंग कंट्री है और लीडिंग एक्सपोर्टर है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इंडिया की क्या कंडीशन है पूरे वर्ल्ड में, तो इंडिया की अगर फाइनल डेटाज के हिसाब से हम बात करें तो इंडिया वर्ल्ड का 6th मोस्ट कॉफी प्रोड्यूसर कंट्री है, और एक्सपोर्टर में बात करें तो 5th नंबर पे है। यानी वर्ल्ड में जो लीडिंग एक्सपोर्टर है उसमें इंडिया का नंबर आता है 5वां, और प्रोड्यूसर में नंबर आता है 6th, है ना, तो 6th रैंक है। वहीं एशिया के अंदर बात करें तो एशिया के अंदर जो इंडिया है वो कॉफी प्रोडक्शन के मामले में 3rd पोजीशन पे है, और एक्सपोर्ट के मामले में भी 3rd पोजीशन में है। अगर सिर्फ हम किसकी बात करें? एशिया की बात करें। और इंडिया में अगर हम बात करें तो लीडिंग जो स्टेट है वो कर्नाटका है। 1st पोजीशन पे है वो कर्नाटका है, दूसरे पे केरला है, 3rd पे तमिलनाडु है। 50% से ज्यादा जो प्रोडक्शन है पूरे इंडिया का वो अकेला कर्नाटका करता है, यानी कर्नाटका है वो कॉफी प्रोडक्शन के लिए क्या है? काफी पॉपुलर है। ठीक है, अगर हम जनरली देखें तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट है उसके बीच में ही कॉफी का एरिया आपको देखने को मिलता है। अरेबिका कॉफी है उसको जनरली हम किससे प्रोपोगेट करते हैं? अरेबिका कॉफी को हम मोस्टली सीड से प्रोपोगेट करते हैं। ठीक है, जनरली हम सीड की पहले करते हैं तैयार नर्सरी। ठीक है, और नर्सरी के अंदर हम क्या करते हैं? जनरली
जेंटल स्लोप होता है वहां पे नर्सरी तैयार करते हैं और ठीक ठाक सा शेड कंडीशंस है वो जनरेट की जाती है। ठीक है, सीड लगाने से पहले एग्रोसिन या फिर ऑर्गेनोमेरी क्यूरियल्स जो होता है उससे अपने क्या करते हैं, मतलब इसको ट्रीट करते हैं ताकि हम फंगल डिजीज को रोक पाएं, या फिर ये आपके पास नहीं है तो दूसरा फंजीसाइड है वो भी काम में ले सकते हैं। रोबस्टा के अंदर हम बात करें तो रोबस्टा में जो प्रोपोगेशन मेथड है वो रूट कटिंग काम में लेते हैं, बट रूट कटिंग के अंदर मल्टीप्लेक्शन है वो लिमिटेड है ना, लिमिटेड है। अगर आपको लार्ज स्केल पे अगर बात करनी है तो फिर इसको आप ज्यादा इसको अडेप्ट नहीं कर सकते हैं। मेन लिमिटेशन है लो मल्टीप्लेक्शन, लेकिन रोबस्टा के अंदर प्रोपोगेशन के लिए बढ़िया रूट कटिंग है और अरेबिका के अंदर प्रोपोगेशन के लिए जो सीड है वो सबसे बढ़िया होता है। नेक्स्ट अपने बात करें वेज एंड क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग एट सीडलिंग स्टेज, यानी लगभग 2 महीने की जब पौध होती है तो उसके ऊपर हम वेज या क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग करेंगे और इसके अंदर अपने क्या करेंगे, अरेबिका का साइन लेंगे और रोबस्टा का रूट स्टॉक लेंगे, यानी जो रूट सिस्टम है वो रोबस्टा का लोगे और साइन है वो किसका लोगे, अरेबिका का लोगे, है ना। तो इससे क्या होगा, जिस एरिया में नेमेटोड की प्रॉब्लम है वहां ये नेमेटोड से प्रभावित नहीं होगा और जनरली रोबस्टा होता है वो क्या होता है, नेमेटोड के लिए टॉलरेंट होता है। तो जो नेमेटोड अफेक्टेड एरिया है वहां पे अपने वेज क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग काम में लेते हैं। जब सीडलिंग लगभग 2 मंथ ओल्ड की होती है तब ये ग्राफ्टिंग करते हैं। इसके अंदर रूट स्टॉक है वो रोबस्टा का लेते हैं और साइन है वो किसका लेते हैं, अरेबिका का। तो ये जो प्रोपोगेशन है ये काम में लिया जाता है, नेमेटोड अफेक्टेड एरिया के अंदर काम में लिया जाता है। और यहां से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि नेमेटोड के लिए जो रेसिस्टेंट है वो कौन सा है, रोबस्टा। और रोबस्टा ही हार्डी है, रोबस्टा ही ज्यादातर रस्ट के लिए रेसिस्टेंट है, रोबस्टा ही बेरी बोरर है उसके लिए क्या है, रेसिस्टेंट है। प्लांटिंग टाइम सबसे बढ़िया है जून तो दिसंबर, डिपेंड करेगा जियोग्राफिकल कंडीशन और एलिवेशंस पे डिपेंड करेगा। प्लांटिंग डिस्टेंस अगर टॉल वेराइटी की बात करें तो 6 to 7 into 6 to 7 फीट है, वहीं पे सेमी ड्वार्फ वेराइटी है उनमें 5 into 5 फीट है, और अगर यहां पे ड्वार्फ वेराइटी होती तो 4 into 4 फीट भी काम में ले लेते हैं। रोबस्टा का साइज बड़ा है, 8 to 10 into 8 to 10 फीट काम में लिया जाता है। इनके लिए जो पीट बनाओगे स्मॉल साइज का यानी 45 into 45 into 45 जो फिट है उसका, सॉरी सेंटीमीटर, फिट नहीं सेंटीमीटर का जो पीट है वो तैयार करेंगे और उसके बाद इसके अंदर क्या है, प्लांटिंग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें कि जनरली क्या होता है, जनरली जब ये 4 to 5 ईयर के आसपास का प्लांट हो जाता है तब ये बेहतरीन प्रोडक्शन देना है वो स्टार्ट कर देता है। जनरली अगर हम देखें तो सबसे पहले 1 या 2 समर शावर्स हो जाते हैं तो फिर इसके बाद क्या है, इसमें फ्लावरिंग आनी है वो स्टार्ट हो जाएगी, यानी 1-2 साल में फ्लावरिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। 4 to 5 ईयर में बहुत अच्छा प्रोडक्शन है वो मिल जाता है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट, रेड एंड लेटराइट जो सॉइल होती है वो कॉफी प्रोडक्शन के लिए सबसे बढ़िया मानी जाती है। ठीक है, जो रेड और लेटराइट सॉइल, साउथ में रेड और लेटराइट सॉइल, या आपने देखा होगा तमिलनाडु में सबसे ज्यादा आपको रेड सॉइल्स देखने को मिलती है। तो रेड और लेटराइट सॉइल्स जो होती है वो कॉफी प्रोडक्शन के लिए सुटेबल मानी जाती है। स्लाइटली एसिडिक, पीछे हमने बात की थी, 6 to 6.5 pH होता है वो कॉफी प्रोडक्शन के लिए बढ़िया है। मैच्योरिटी इंडाइसेस की अगर बात की जाए तो स्टूडेंट यहां से कोई क्वेश्चन बन सकता है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, जनरली क्या होता है, जब बेरी ब्राइट रेड कलर की हो जाती है तब अपने क्या करते हैं, उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन एक जो इन्फ्लोरेंसेस से बनने वाली बेरी है, एक नोड पे लगने वाली बेरी है, वो एक साथ तो क्या है, ब्राइट रेड नहीं होने वाली है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग टाइम है उसको हार्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, individual fruit turn from green to completely bright red and glossy over a period of 1 to 2 weeks when the matures। मैच्योर होती है उसके 1 से 2 वीक तक की आपको ब्राइट रेड या ग्लोसी देखने को मिलती है और इस टाइम हमें इसको हार्वेस्ट करना चाहिए। जब हम बेरी को पकड़ते हैं और वो इजीली हार्वेस्ट, इसे पकड़ के थोड़ा सा दबाएंगे और वो इजीली हार्वेस्ट हो जाती है तो वो हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल सही है, वो राइट मैच्योरिटी इंडाइसिस है। अंडर राइप और ओवर राइप फ्रूट जो होते हैं उनको हमें, जो राइप है, अंडर राइप और ओवर राइप को, अधिक पका हुआ और कम पके हुए को हम पूर्णतः पके हुए के साथ नहीं मिलाना चाहिए, नहीं तो कॉफी की जो क्वालिटी होती है वो खराब हो जाती है। कॉफी की जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। स्टूडेंट यहां से आपको एक चीज लेके चलनी है और हमेशा
याद भी रखनी है। एक तो जब हम कॉफी की प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो दो प्रोसेसिंग मेथड है, एक तो वेट प्रोसेसिंग है और दूसरा कौन सा है स्टूडेंट, जनरली ड्राई प्रोसेसिंग है। वेट प्रोसेसिंग बढ़िया है और वेट प्रोसेसिंग से हम पार्चमेंट कॉफी बनाते हैं। वेट प्रोसेसिंग से पार्चमेंट कॉफी बनाते हैं जिसकी क्वालिटी बेहतरीन होती है। वहीं पे ड्राई जो मेथड होता है उससे हम चेरी कॉफी बनाते हैं और इसकी क्वालिटी क्या होती है, कम होती है। लेकिन जब आप पार्चमेंट कॉफी बनाने जा रहे हैं, कौन सी स्टूडेंट, पार्चमेंट कॉफी जब बनाने जा रहे हैं तब आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि अंडर मैच्योर और ओवर मैच्योर को हमें राइप, अंडर राइप और ओवर राइप को हमें राइप के साथ मिक्स नहीं करना है। अगर आपने राइप के साथ मिक्स कर दिया, अगर आपने राइप के साथ मिक्स कर दिया तो जो कप की क्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। अब यहां पे ये चीज मैंने बताई पर्चमेंट कॉफी और चेरी कॉफी, तो पर्चमेंट कॉफी बढ़िया क्वालिटी की है तो ध्यान रखिए कि सिर्फ पर्चमेंट कॉफी है वो सिर्फ राइप बेरी से बनती है। पर्चमेंट किससे बनती है, सिर्फ राइप से बनाएंगे तभी वो बेहतरीन होगी। नहीं तो अगर हमने अंडर राइप मिला दिया तो जो कलर है वो अच्छा नहीं आएगा, है ना, मतलब जो कलर है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा। ओवर राइप हमने मिला दिया तो फिर फोक्सी फ्लेवर आ जाएगा। कैसा फ्लेवर आ जाएगा स्टूडेंट, फोक्सी फ्लेवर आ जाता है। तो हमें न तो अंडर राइप मिलाना है और न ही ओवर राइप मिलाना है अगर आप पर्चमेंट कॉफी तैयार कर रहे हो। फिर अंडर राइप और ओवर राइप को कहां यूटिलाइज कर लोगे, चेरी कॉफी में। कहां यूज कर लोगे, चेरी कॉफी में आप यूज कर लेते हो, ठीक है। इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने चलें, The under and overripe fruit can be converted into cherry coffee, अभी मैंने आपको बता ही दिया। The coffee crop is picked by hand, a labor intensive difficult process। चाय में भी 70% जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो किसमें, हार्वेस्टिंग में लगती है। वैसे ही कॉफी में बहुत सारी कॉस्ट है वो किसमें लग जाती है, हार्वेस्टिंग, यानी लेबर इंटेंसिव काम है, बहुत ज्यादा मतलब इसमें लेबर है वो खर्च हो जाती है और मुश्किल काम है। While harvesting the coffee, picking method should be used। जब कॉफी के हार्वेस्टिंग का टाइम आ जाए तब पिकिंग मेट है वो यूज करनी चाहिए, ये पौधों के नीचे बिछा दी जाती है। ध्यान रखिएगा हार्वेस्टिंग जब एंड लास्ट हार्वेस्टिंग होती है, लास्ट हार्वेस्टिंग में बची हुई सारी की सारी बेरी आपको हार्वेस्ट करनी और जमीन पर भी एक भी बेरी पड़े नहीं रहने देना है। अगर आपने बेरी छोड़ दिया तो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार रहें कि जो बेरी बोरर है उसका अटैक बहुत हो जाएगा। इसलिए हम बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हार्वेस्टिंग जो मेट होती है उसको हमें यूज करना चाहिए, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ द मोल्ड फॉर्मेशन, अवॉइड द प्रोडक्शन ऑफ ओकारा टॉक्सिन ए इन कॉफी बीन्स। ये मेट हम काम में लेंगे तो मोल्ड फॉर्मेशन भी नहीं होगा और जनरली क्या है, मोल्ड फॉर्मेशन से ओकारा टॉक्सिन ए पैदा होता है जो हैजार्डस होता है, वो भी क्या है, प्रोड्यूस नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, हार्वेस्टिंग जो मेट है उसका यूज करना है, ठीक है। और मैंने कहा ना कि आप एक भी बेरी नहीं छोड़ेंगे फील्ड में। अगर एक भी बेरी आपने फील्ड में छोड़ दी तो नेक्स्ट सेशन के लिए जो बेरी बोरर है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा, नॉक्सियस बन जाएगा आपके लिए। सबसे पहला फ्लाई पिकिंग। फ्लाई पिकिंग में सबसे पहले आप सेलेक्टिव राइप बेरी हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसको हम बोलेंगे फ्लाई पिकिंग बोलेंगे। इससे पार्चमेंट कॉफी ही तैयार होगी। मेन पिकिंग, इसके अंदर हम क्या करते हैं, 4 to 6 पिकिंग करते हैं और 10 to 15 डेज के इंटरवल में, 10 से 15 दिन के अंतराल में। स्ट्रिपिंग लास्ट में आप क्या करें, सबसे लास्ट में जो भी बेरी बच गई, अब ग्रीन व्रीन जैसी भी बच गई सबको हार्वेस्ट कर लीजिए, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रिपिंग। और स्ट्रिपिंग जरूरी है। अगर कंप्लीटली आपने स्ट्रिपिंग नहीं की तो मैंने अभी बताया था ना, बेरी बोरर्स की है वो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। अब प्रोसेसिंग को समझने से पहले आपको इसको समझना होगा, ठीक है। ये है बेरी, किसकी बेरी, कॉफी की बेरी। वैसे तो फ्रूट बोलते हैं, सॉरी फ्रूट को ड्रुप बोलते हैं, लेकिन जनरली क्या है, मैंने आपको पीछे बताया था, लोग इसको जनरल बेरी भी बोलते हैं। ये है आउटर स्किन और आउटर स्किन के बाद है पल्प। जनरली जब आप प्रोसेसिंग करोगे तो इनको रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे पल्पिंग। क्या बोलेंगे इसको आप, पल्पिंग बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें, अगला जो आपको देखने को मिलेगा वो पैक्टिन लेयर और इसके साथ म्यूसिलेज लेयर बोल देते हैं ना। पैक्टिन लेयर या म्यूसिलेज लेयर है वो आपको देखने को मिलेगा। पैक्टिन लेयर या फिर क्या बोल देंगे हम, म्यूसिलेज लेयर, और इसके जस्ट नीचे आपको पार्चमेंट लेयर है वो देखने को मिलती है।
अब जो म्यूसिलेज लेयर्स होती है उसको हटाने के लिए आप फर्मेंटेशन करते हैं। म्यूसिलेज लेयर को हटाने के लिए क्या करते हैं? फर्मेंटेशन। मैंने कहा आउटर स्किन और पल्प को हटाने के लिए करते हैं पल्पिंग, और पैक्टिन लेयर या म्यूसिलेज को हटाने के लिए आप करते हैं फर्मेंटेशन। और उसके बाद होती है जो अंदर सीड निकलते हैं वो, और सीड के ऊपर निकलता है पर्चमेंट, है ना। क्या निकलता है? पर्चमेंट और सिल्वर स्किन निकलती है। पर्चमेंट और सिल्वर स्किन निकलती है। पर्चमेंट और सिल्वर स्किन को हटाने के लिए आप करते हैं मिलिंग। क्या करेंगे आप? मिलिंग करेंगे। फिर निकलेगी कॉफी बीन जो होगी ग्रीन कलर की। जब हम इसको रोस्ट कर देंगे तब वो एक शानदार कॉफी का कलर, ब्राउन कॉफी है, वो अपने सामने आ जाएगी। तो एक कप कॉफी तैयार करना इतना आसान काम नहीं है, समझ रहे हो ना। बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। आउटर स्किन और पल्प को हटाने के लिए क्या करते हैं? पल्पिंग। उसके बाद मैंने कहा पैक्टिन लेयर या म्यूसिलेज को हटाने के लिए आप करते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। उसके बाद सिल्वर स्किन और पर्चमेंट को हटाने के लिए क्या काम करते हैं? मिलिंग करते हैं। और उसके बाद हमारे पास आती है ग्रीन कॉफी बीन, और इस बीन को रोस्ट करने से जो ब्राउन कलर है वो प्रोड्यूस होता है, वो कॉफी। उसके बाद अलग अलग प्रकार की कॉफी तैयार, यानी उसको ग्राइंड कर लिया जाता है, पीस लिया जाता है, उसका पाउडर तैयार कर लिया जाता है। अब आप लोगों के लिए प्रोसेसिंग समझना हो सकता है आसान हो जाए ना, क्योंकि प्लांटेशन क्रॉप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। हर प्लांटेशन क्रॉप में एक प्रोसेसिंग के दौर से गुजरना पड़ता है। प्रोसेसिंग 3 मेथड होते हैं स्टूडेंट। एक तो ड्राई होता है जिसको हम नेचुरल मेथड बोलते हैं, एक होता है सेमी ड्राइंग, है ना, और दूसरा होता है वो कौन सा होता है स्टूडेंट? वेट या वास्ट, है ना, वेट या वास्ट होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ड्राइंग और वेट है ना। एक कौन सा है? ड्राइंग है, और दूसरा कौन सा स्टूडेंट? वेट है। सबसे पहले मैं वेट वॉश की बात करता हूं। वेट अगर प्रोसेसिंग आपने यूज किया है तो इसका मतलब है कि आप बेस्ट क्वालिटी की कॉफी तैयार करने जा रहे हैं, पार्चमेंट कॉफी है वो तैयार करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो वेट प्रोसेसिंग पार्चमेंट कॉफी के लिए होती है। इसके अंदर आप क्या करेंगे? सबसे पहले हार्वेस्ट तो तीनों ही प्रोसेस में करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट? इसकी सोर्टिंग करेंगे। जो राइप है वो रखेंगे ना, ओवर राइप, अंडर राइप, सब क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। क्लीनिंग जो भी लीफ वीप और डॉकेज वगैरह है, प्लांट का मटेरियल है, वो सब इससे रिमूव कर देंगे। और इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट? पल्पिंग करेंगे। क्या करेंगे? पल्पिंग। और उसके लिए बहुत सारे पानी की आपको नीड पड़ने वाली है, ठीक है। वाटर पल्पिंग की जाती है। पल्पिंग करने के बाद आप करवाएंगे स्टूडेंट फर्मेंटेशन। पल्पिंग मैंने कहा था ना, आउटर स्किन और पल्प को रिमूव करने के लिए। वो रिमूव होने के बाद बढ़िया तरह से आपने वो कॉफी है उसको धो लिया। उसके बाद आप करवाएंगे फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन लगभग ये मान के चलिए कितने घंटे के लिए करवाओगे आप? 16 से 30, मतलब 16 to 36 आवर्स के लिए, 16 से 36 घंटे के आसपास आप फर्मेंटेशन करवाओगे। फर्मेंटेशन से जो पैक्टिन लेयर, म्यूसिलेज लेयर है वो हट जाती है। उसके बाद बढ़िया वॉश कर लेंगे, और वॉशिंग के बाद आप कर लेंगे ड्राइंग, सुखा लेंगे। और उसके बाद अगर आप पर्चमेंट लेयर हटा रहे हैं और सिल्वर लेयर हटा रहे हैं तो करेंगे हुलिंग। और उसके बाद फाइनल उसको लुक देने के लिए करेंगे रोस्टिंग, और अगर पाउडर बना रहे हैं तो फिर कर लेंगे आप ग्राइंड। ये है वेट प्रोसेस। जब हम बात करें वेट प्रोसेस की तो देखो, सबसे पहले हार्वेस्टिंग करने से मैं बोलूंगा कि इनहोमोजीनियस कॉफी चेरीज आपको मिलती है, जो यूनिफॉर्म नहीं है एक जैसी, कुछ ओवर राइप, कुछ अंडर राइप। फिर आपने क्या कर लिया? सॉर्टिंग कर लिया, तो होमोजीनस चेरीज आपको मिल गई ना, क्योंकि आपने अलग अलग उसकी सॉर्ट कर ली है। उसके बाद क्या है? अब आप करेंगे पल्पिंग, और पल्पिंग से आपको मिलता है वो कॉफी, पर्चमेंट कॉफी, जो म्यूसिलेज के साथ है। उसके बाद करेंगे फर्मेंटेशन। उसके बाद वो कॉफी आपको मिलेगी जो विदाउट म्यूसिलेज के साथ है। उसके बाद करेंगे वाशिंग के बाद करेंगे ड्राइंग, और ड्राइंग के करेंगे बाद हुलिंग, और इससे मिलेगा आपको ग्रीन कॉफी बीन। क्या मिलेगा? ग्रीन कॉफी बीन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बाय प्रोडक्ट्स क्या निकलेंगे? जब आप जनरली क्या है उसको सॉर्टिंग करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, फ्लटिंग करेंगे, तब आपको ओवर राइप, अंडर राइप, वो कुछ बेरी बाय प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएंगे। जब पल्पिंग करेंगे तो कॉफी पल्प और पल्पिंग वाटर मिलेगा, बाय प्रोडक्ट, जो आपका वेस्ट भी हो सकता है और कहीं यूटिलाइज भी हो सकता है। जब आप फर्मेंटेशन करेंगे तो आपको जनरली लो म्यूसिलेज मिलेगा, और जो पानी है वो मिलेगा। और लास्ट में जब आप हुलिंग करेंगे तो उसमें कॉफी हस्क मिलेगा, यानी कॉफी का जो कचरा है वो आपको मिलेगा।
इस प्रोसेस से पार्चमेंट कॉफी तैयार होती है। कौन सी स्टूडेंट? पार्चमेंट। अगर सेमी ड्राई मेथड में जाते हो, सेमी ड्राई प्रोसेसिंग के अंदर, तो हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के बाद वही सॉर्टिंग करेंगे, उसके बाद पल्पिंग करेंगे। पल्पिंग के बाद आप फर्मेंटेशन नहीं करवाएंगे। इसके लिए आप फर्मेंटेशन न करवाने की बजाय आप क्या करेंगे, जो म्यूसिलेज लेयर या पैक्टिन लेयर है उसको आप मैकेनिकली रिमूव करेंगे, है ना। मैकेनिकल रिमूव करने के बाद हल्का फुल्का सा फर्मेंटेशन का ड्यूरेशन कम करेंगे। फिर उसके बाद वॉशिंग करेंगे, तो यहां पानी क्या होगा, कम खर्च होगा। और उसके बाद वही ड्राइंग और हुलिंग करेंगे। अगर आप फर्मेंटेशन से म्यूसिलेज लेयर हटाते हैं तो वो वेट प्रोसेसिंग है, और अगर आप मैकेनिकली हटाते हैं तो वो सेमी ड्राई है। कौन सा स्टूडेंट? वो सेमी ड्राई है। नेक्स्ट हम बात करें ड्राई, यानी नेचुरल प्रोसेस के थ्रू आप जाते हैं तो सीधा हार्वेस्टिंग, और हार्वेस्टिंग के बाद सीधा करेंगे ड्राइंग। कोई भी आप पल्पिंग नहीं करेंगे, कोई फर्मेंटेशन नहीं करेंगे, कोई वॉशिंग नहीं करेंगे। और ड्राइंग करने के बाद जस्ट जब आप हुलिंग करेंगे तब पल्प, स्किन सब कुछ रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीधा सिंपल प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं, जो सन ड्राइंग है वो करते हैं। ड्राइंग के दौरान जो मॉइस्चर है वो 11% बचना चाहिए। मॉइस्चर है वो कितना बचना चाहिए स्टूडेंट? 11% बचना चाहिए। ये पूरे का पूरा मैंने आपको प्रोसेसिंग बता दिया है। अब कोई प्रोसेसिंग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो उस पर भी अपने स्टूडेंट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है पर्चमेंट कॉफी। मैंने कहा था वेट मेथड से तैयार होती है, मोस्टली अरेबिका से तैयार की जाती है। चेरी कॉफी जो होती है मेनली रोबस्टा से तैयार करते हैं और ड्राई मेथड से इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, अंडर राइप, ओवर राइप भी बेरी होती है, उनसे भी हम चेरी कॉफी तैयार करेंगे। ठीक है, अब हम वन बाय वन बात करें तो सबसे पहले पल्पिंग करते हैं। पल्पिंग के अंदर देखो जनरली मैंने आपको मोटी मोटी कहानी बता दी है। अगर आप क्या करते हैं स्टूडेंट, बेरी हार्वेस्ट करते हैं उसी दिन आपको पल्पिंग करनी चाहिए। अगर उस दिन आप पल्पिंग नहीं करते हो तो जनरली क्वालिटी है वो क्या है, खराब हो सकती है। इसलिए सेम डे पल्पिंग करोगे तो सबसे बेहतरीन क्वालिटी आपको मिलेगी। ठीक है, तो पल्पिंग के लिए आपको ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आप क्या है अंडर जो राइप बेरीज है अगर उनको आप काम में लेते हैं तो मैंने कहा था जो कलर है वो थोड़ा सा ब्राउन सा हो जाएगा, यानी अट्रैक्टिव कलर नहीं होगा, ब्राइट ब्रिक्स कलर नहीं आने वाला है। और ओवर राइप अगर मिला देते हो तो फॉक्सी फ्लेवर आ जाएगा जिसको लोग पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यू म्यूसिलेज या फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट, उसका फायदा क्या है। वैसे फर्मेंटेशन के 4 मेथड होते हैं जिसमें से नेचुरल फर्मेंटेशन और एक्वा मशीन वाश भी बोलते हैं। तो जो एक्वा मशीन वाश और नेचुरल फर्मेंटेशन है यही ज्यादा, और इनमें भी सबसे ज्यादा नेचुरल फर्मेंटेशन है वही काम में लिया जाता है। आपसे पूछ ले कि फर्मेंटेशन का कौन सा मेथड सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है, तो ज्यादातर जो काम में लिया जाता है वो नेचुरल फर्मेंटेशन मेथड ही काम में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एल्काली ट्रीटमेंट भी अपने जनरली यूज करते हैं। 10% जो कास्टिक सोडा है वो यूज करेंगे और उससे हम म्यूसिलेज लेयर भी हटा सकते हैं, उसको एल्काली ट्रीटमेंट्स बोलते हैं। उसके बाद म्यूसिलेज को पूरी तरह से साफ करने के लिए हम वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग के बाद हम ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग के लिए हम नेचुरल ड्राइंग करते हैं। ज़्यादातर जो बीन्स होती है उसको किसी साफ सुथरी जगह पे है वो बिछा दिया जाता है। डंग पेस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए या सीमेंटेड फ्लोर्स होना चाहिए, प्लास्टिक की लेयर है उस पर अपने बिछा देना चाहिए। और उसको हम क्या करना चाहिए, टर्न्स करते रहना चाहिए। अगर टर्न नहीं करेंगे तो उसमें मोल्ड की ग्रोथ हो सकती है और जो फ्लेवर है वो भी क्या है, खराब हो सकता है। तो आपको रेगुलर टर्निंग करनी होती है। स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज जो है कॉफी बेरी का वो हमें जनरली क्या है, एयर टाइट जो कंडीशंस है उसमें करेंगे तो बेहतरीन क्वालिटी होगी। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, वेंटिलेटेड और ड्राई स्टोर रूम के अंदर कॉफी है उसको हम स्टोर कर सकते हैं। वुडन प्लेटफॉर्म होते हैं वो इसके लिए सबसे बढ़िया होते हैं स्टोरेज के लिए। क्योरिंग, देखो जो ड्राइंग है, ड्राइंग करने के बाद आप क्या करेंगे जनरली, क्योरिंग। क्योरिंग क्या होती है जनरली, एक तरह से हम बात करें, क्योरिंग इज डन इन द क्योर हाउस, मतलब थोड़ा सा उसको अपने क्या करते हैं, टेम्परेचर ज्यादा दे देते हैं और जिससे बची कुची जो मॉइस्चर है वो भी क्या है, वो निकल जाता है।
ब्लेंडिंग क्या होता है स्टूडेंट? ब्लेंडिंग का मतलब होता है कि क्योरिंग करने के बाद हमें कॉफी क्या करना चाहिए? रोस्ट कर लेना चाहिए। रोस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे? उसका कॉफी का पाउडर बना लेंगे और उस पाउडर के अंदर हम उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, देखिए आपको जब ग्रीन बीन्स है वो मिल जाते हैं तब आप उसको स्टोर करोगे। अब उसको फाइनल कॉफी का रूप देने के लिए आप क्योरिंग, और क्योरिंग के बाद क्या करेंगे स्टूडेंट? रोस्टिंग करेंगे। अब रोस्टिंग के बाद जब उसका पाउडर बनाओगे तो उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए उसमें क्या है, एक वीड है जिसका नाम है चिकोरियम इंटीबस। चिकोरियम इंटीबस के रूट जो होता है उसको ग्राइंड करके उसका पाउडर अगर मिक्स कर दिया जाता है तो कॉफी की क्वालिटी है वो बढ़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग आप जानते हो ना, इसे मिक्स कर देना। तो ब्लेंडिंग है वो कॉफी की क्वालिटी के बढ़ाने के लिए किया जाता है। और कॉफी में क्वालिटी बढ़ाने के लिए कौन से वीड की रूट को एज ए पाउडर यूज करते हैं? चिकोरियम इंटीबस। इससे जो पाउडर तैयार होता है उसको कॉफी पाउडर बोलते हैं, ठीक है। उससे हम स्पेशली कॉफी तैयार कर देंगे। फ्लेवर्ड कॉफी का मतलब होता है जैसे इसके अंदर हमने ब्लेंड कर दिया कार्डिमम, सिनामोन, लेमन या सैफरॉन, कुछ हमने ब्लेंड कर दिया तो वो फ्लेवर्ड कॉफी तैयार हो जाएगी। और एक होता है डीकैफिनेटेड कॉफी। डीकैफिनेटेड कॉफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डीकैफिनेटेड कॉफी के अंदर हम क्या करते हैं? इथाइल एसीटेट के अंदर जो बेरी है वो डालते हैं। उससे क्या होता है, जो कैफीन का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कम हो जाता है 0.1%। क्योंकि ये कैफीन है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होता है, तो इथाइल एसीटेट में डालेंगे तो ये इसके अंदर सोल्यूबल हो जाएगा और कैफीन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, जो हमारी हेल्थ के लिए फायदेमंद है। अगर कम हो गया तो ये, इसको हम बोलते हैं डीकैफिनेटेड कॉफी। तो हम डीकैफिनेटेड कॉफी भी तैयार कर लेते हैं। इंस्टेंट कॉफी या सोल्यूबल कॉफी, इसके अंदर हम क्या करते हैं? जनरली जो हॉट वाटर होता है 90 to 150 डिग्री सेल्सियस का, उसके अंदर हम बेरी को 3 बार क्या करते हैं? स्टील वेसल के अंदर मतलब डालते हैं और उससे एक अर्घ तैयार कर लेते हैं और फिर उसको फ्रिज ड्राई कर लेते हैं। उसको इंस्टेंट कॉफी बोलते हैं। जब भी हम गर्म पानी में इसको डालते हैं ये तुरंत सोल्यूबल हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इंस्टेंट कॉफी बोला जाता है, ठीक है। तो ये कुछ टाइप की जो कॉफी होती है वो बना ली जाती है। अब लास्ट में चलते हैं हम वैरायटी, और वैरायटी के बाद चलेंगे डिजीज, इंसेक्ट पेस्ट, और लास्ट में हम बात करेंगे साइड मैनेजमेंट की, ठीक है। सबसे पहले वैरायटियों में हम बात करें अरेबिका कॉफी। सिलेक्शन 1S288 इंपॉर्टेंट वैरायटी है ना, और टेट्राप्लॉइड हाइब्रिड है। S26 है ना, ये S26 जो है उससे मतलब क्रॉस से तैयार की गई है। और जनरली इसका जो क्रॉस हुआ है ये कोफिया लिब्रिका और कोफिया अरेबिका का क्रॉस है, ठीक है। लीफ रस्ट के लिए क्या होता है? जनरली ये रेसिस्टेंट होता है और वाइडर एडेप्टेबिलिटी है। सिलेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, S795। इसे फ्लेवर ऑफ इंडिया भी कहते हैं और इसे बेस्ट फ्लावर के लिए, फाइन फ्लेवर के लिए इसको एक अवार्ड भी मिला हुआ है। किसको? सिलेक्शन 3, या जिसको हम सिलेक्शन 795, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है। इसको फ्लेवर ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फ्लेवर ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। क्रॉस वैरायटी है S288 और कैंट का क्रॉस है, ठीक है। लीफ रस्ट के लिए रेसिस्टेंट है, रेस फर्स्ट और रेस सेकंड के लिए। प्रोडक्शन भी अच्छा है और फ्रूट है वो भी क्या होता है? बोल्ड होता है, ए ग्रेड के अंदर आता है। उसके अलावा सिलेक्शन 5 है, सिलेक्शन 6 है, सिलेक्शन 7 है, सिलेक्शन 8 है। सिलेक्शन 9 इंपॉर्टेंट वैरायटी है, कई बार पूछ ली जाती है। ड्रोट हार्डी होती है और डिफरेंट कॉफी जोन के लिए क्या है? सूटेबल होती है। उसके अलावा सिलेक्शन 10 भी है, सिलेक्शन 11 भी है। क्यूवेरी, क्यूवेरी भी एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है, कैटीमोर और हिब्रिडो डी टीमोर के क्रॉस से तैयार की गई है, ठीक है। सिलेक्शन 12 है, सिलेक्शन 274 है, सिलेक्शन 270 है, सिलेक्शन 3 है। कैंट ये अर्ली वैरायटी है और सन रोमेन जो है वो एक म्यूटेंट वैरायटी है। ये सब अरेबिका कॉफी की वैरायटी है। रोबस्टा की बात कर लेते हैं, तो रोबस्टा की जो वैरायटी आती है वो सिलेक्शन फर्स्ट आर, जिसको S274 भी कहते हैं, ठीक है। और सिलेक्शन 2R जिसको S27 270 भी कहते हैं, 27 नहीं, S270 यानी सिलेक्शन 270 भी कहते हैं। सिलेक्शन 3R ये इंटरस्पेसिफिक क्रॉस है, कोफिया कॉन्गेंसिस और केफिया केनाफोरा का क्रॉस है, ठीक है। तो ये रोबस्टा की कुछ वेराइटीज है। अब हम पेस्ट की बात करें तो 2 पेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कॉफी का कल्टीवेशन में सबसे खतरनाक पेस्ट है व्हाइट स्टेम बोरर, वो आप देख रहे हैं व्हाइट स्टेम बोरर है। जिलोट्रिकस क्यूड्रिपस, जिलोट्रिकस क्यूड्रिपस ये सबसे सीरियस पेस्ट है किसका? कॉफी का। उसके अलावा कोकचेफर्स और व्हाइट ग्रब जिसको बोलते हैं। उसके अलावा कॉफी बेरी बोरर ये बहुत प्रॉब्लम करता है। हाइपोथेंसिमम्स
देखो व्हाइट स्टेम बोरर के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो इंसेक्ट है वो कॉफी बेरी बोरर है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है हाइपोथेनेमस हेम्पाई। और इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए हम एक फंगस काम में लेते हैं जिसका नाम बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर है ना ब्यूवेरिया बेसियाना। ब्यूवेरिया बेसियाना जो है वो कॉफी बेरी बोरर के बायोलॉजिकल कंट्रोल के काम आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेआरएफ के हिसाब से है ना। उसके अलावा हैरी कैटरपिलर है, सूट हॉल बोरर है, कॉफी बीन बिटल्स है, मिली बग्स है, ठीक है। और मैं यहाँ पे कॉफी बेरी बोरर्स की बात कर रहा था। ये देखिए जो कॉफी बेरी बोरर्स है वो है, और ये इन्फेक्टेड आप फ्रूट है वो देख सकते हैं। अंदर जाके ये बहुत सारी प्रॉब्लम करता है और क्वालिटी को बहुत डिटोरिएट करता है। स्नेल भी नुकसान पहुंचाता है, ग्रीन स्केल भी नुकसान पहुंचाता है, रेड बोरर भी नुकसान पहुंचाता है, और उसके अलावा ब्राउन स्केल है वो भी नुकसान पहुंचाता है। डिजीज की बात करें तो कॉफी का सबसे खतरनाक डिजीज है वो कौन सा है? लीफ रस्ट है। और इसका जो पैथोजन है वो फंगस है, हेमिलेसिया वेस्टेटेरिक्स है ना। सबसे खतरनाक जो इसका डिजीज है वो है हेमिलीसिया वेस्टेटेरिक्स के द्वारा होने वाला लीफ रस्ट सबसे ज्यादा होता है, ठीक है स्टूडेंट। और आप रस्ट के जो सिम्टम्स है वो जानते ही हैं, ये सबसे खतरनाक है। उसके अलावा स्टूडेंट मैं बात करूं तो सेकंड है ब्लैक रोट, जिसको कोलरिगो रोट भी बोलते हैं, कोलेरोगा रोट भी बोलते हैं, ब्लैक रोट या कोलेरोगा रोट। इसका जो पैथोजन है वो कोलेरोगा नोक्सिया है, और इससे इन्फेक्टेड बेरी है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये रेनी सीजन और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी के टाइम सबसे ज्यादा अटैक करता है कोलेरोगा जो है। उसके अलावा एंथ्राकनोज होता ही है, बहुत सारे प्लांट में होता है। कोलेस्ट्रिकम गोलियोस्पोरिडस के कारण होता है। बेरी ब्लोच सर्कोस्पोरा कॉफी कोला की वजह से होता है। उसके अलावा रूट रोट भी होता है, रोसेलिनिया जो फंगस है उसकी वजह से होता है। फ्यूजेरियम रोट भी देखने को मिलता है। रेड क्लिफ डिजीज पूछा जाता है कई बार। रेड क्लिफ डिजीज कौन सी क्रॉप का है? तो कॉफी का है। और जो कॉफी है उसके अंदर जो डायबेक है वो जनरली किससे देखने को मिलता है? आपको ये नेमेटोड से देखने को मिलता है। कॉफी के अंदर डायबेक की जो प्रॉब्लम है वो किससे होती है? नेमेटोड से। कौन सी? पेरिटिलिंचस कोफेई। पेरिटिलिंचस कोफेई जो नेमेटोड है उसकी वजह से कॉफी में डाइबेक्स भी देखना है, ऊपर से देखने को मिलता है, ऊपर से नीचे की तरफ जब वो ड्राई होने लगता है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें है ना, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में एक तो है कोंडली और स्टेम वेस्टिंग। इनिशियल स्टेज में होता है ये जनरली कोंडली या स्टेम वेस्टिंग है, और ये कॉपर की टॉक्सिसिटी की वजह से यंग प्लांट में देखने को मिलता है। एक होता है प्री मैच्योर फ्रूट ड्रॉप। प्री मैच्योर फ्रूट ड्रॉप है ज्यादा जनरली क्या है, वेट कंडीशन ज्यादा हो जाती है उसकी वजह से देखने को मिलता है। कार्बोहाइड्रेट इम्बैलेंस हो जाता है तब भी देखने को मिलता है, और उसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी देखने को मिलता है, और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से भी प्री मैच्योर फ्रूट ड्रॉप यानी मैच्योर होने से पहले ही ड्रॉप देखने को मिलती है। पी बेरी मैंने बताया था, अगर बेरी में सिंगल सीड बनता है वो किसके कारण बनता है? एक ओव्यूल्स है वो एबॉर्ट हो जाता है, एक ही बचता है, तो उसको हम बोलते हैं पी बेरी। एक होता है फाल्स पॉली एम्ब्रियोनी, जिसके अंदर जनरली क्या है 3 और मोर सीड्स देखने को मिलते हैं, उसको फाल्स पॉली एम्ब्री या फिर ट्राई एंगुलर सीड भी बोला जाता है। एलिफेंट बीन्स किसको बोला जाता है? देखो जनरली क्या है 2 सीड होते हैं। अब एक अगर मैं लोक्यूल्स में बात करूं तो एक लोक्यूल्स में एक से ज्यादा ओव्यूल्स होते हैं, तो उसको एलिफेंट बीन बोलते हैं, जो थोड़ी सी क्या होती है, मोटी होती है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? एलिफेंट बीन है वो बोल दिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा सेड मैनेजमेंट को। सेड मैनेजमेंट हम पीछे पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से जो प्लांट है वो सेड मैनेजमेंट के अंदर अपने काम में लेते हैं। बस यहाँ पे सिर्फ आपको नाम ध्यान में रखने और कुछ नहीं, पहले मैं ऑलरेडी आपको ये सब चीजें बता चुका हूं, इसलिए मैंने बीच में डिस्कस नहीं किया था, इसलिए मैं लास्ट में डिस्कस करना प्रेफर कर रहा हूं। तो सेड मैनेजमेंट की बात करें तो 2 तरह के आप जनरली ट्रीज लगाते हैं, एक तो टेम्परेरी है ना, टेम्परेरी सेड के लिए और टेम्परेरी ट्री लगाते हैं, और दूसरा आप क्या करते हैं? परमानेंट लगाते हैं। तो अगर मैं टेम्परेरी की बात करूं तो टेम्परेरी स्टूडेंट आपने देखा होगा जनरली, पीछे भी हमने डिस्कस किया था, एक तो आप लगाते हैं डेडाप है ना। कौन सा लगाते हैं? डेडाप, DADAP, डेडाप है ना। पीछे मैंने आपको इसका बॉटनिकल नेम भी बताया था, इरिथ्रियाना बताया था ना आपको, इरिथ्रियाना इंडिका,
एरिथ्रियाना इंडिका। एक तो हम टेम्परेरी साइड के लिए ये लगाते हैं, दूसरा एक बहुत ही पॉपुलर बताया था मैंने आपको, सिल्वर ओक बताया था ना स्टूडेंट पीछे प्लांटेशन क्रॉप में। तो सिल्वर ओक का नाम तो नहीं बोले ना आप, अच्छी तरह से आपको याद होगा क्या नाम था सिल्वर ओक का, ग्रेवेलिया रोबस्टा, ग्रेविलिया रोबस्टा, ठीक है। ये आप जनरली क्या है टेम्परेरी साइड के लिए लगाएंगे, ये टेम्परेरी साइड ट्री कहलाते हैं। और परमानेंट वही बार बार जो हम पीछे प्लांटेशन क्रॉप में बात करते आए हैं वो परमानेंट के लिए लगाएंगे। तो टेम्परेरी के लिए आपको याद रखने हैं। परमानेंट के लिए सबसे ज्यादा हमने पढ़ा है अब तक एल्बीजिया लीबेक, है ना, एल्बीजा लीबेक सबसे ज्यादा बार पढ़ा है, और सभी जो प्लांटेशन क्रॉप है उनके अंदर हमने इसका डिस्कस किया है। एल्विजा लीबेक लगा सकते हैं। उसके अलावा अपने बात करें तो पीछे हमने बात की थी सिड्रेला, कौन सा स्टूडेंट, एक तो हम लगा सकते हैं सिड्रेला टोना, और उसके अलावा डलबर्जिया, आप जानते ही हैं मैंने डलबर्जिया बताया था, लेटिफोलिया, डलबर्जिया लेटिफोलिया जो चलता है, नाम लिख देता हूं मैं फिर से, पीछे भी आपको बताया हुआ था, कौन सा था, डलबर्जिया, कौन सा था स्टूडेंट, डलबर्जिया लेटिफोलिया, लेटिफोलिया। तो डलबर्जिया लेटिफोलिया भी लगा सकते हैं स्टूडेंट। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप लगा सकते हो जनरली फाइकस, क्या लगा सकते हैं, फाइकस, फाइकस, वैसे तो बहुत सारे फाइकस है, ग्लोमेराटा सबसे ज़्यादा लगाते हैं, फाइकस ग्लोमेराटा भी लगा सकते हैं। और उसके अलावा हम बात करें तो मिसोप्सिस, ये भी मैंने आपको पीछे बताया था, मिसोप्सिस इमिनी, मिसोप्सिस इनिमी भी आप लगा सकते हैं। तो ये कुछ ट्री है जिनमें सबसे ज़्यादा लगाया जाता है एल्बीजिया लीबेक, उसके अलावा सिड्रेला टोना, उसके अलावा डलबर्जिया लेटिफोलिया, उसके अलावा फाइकस ग्लोमेराटा, और उसके अलावा मेसोप्सिस इमिनी। जो ये ट्री है ये परमानेंट शेड के लिए आप लगा सकते हैं, परमानेंट शेड के लिए आप इनको ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शेड मैनेजमेंट की बात हुई थी। और स्टूडेंट कॉफ़ी जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमर्शियल कमोडिटी है, मैंने बताया था पेट्रोलियम के बाद सेकंड मोस्ट जो कमर्शियल कमोडिटी है वो कौन सी है, कॉफ़ी है। तो कॉफ़ी जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, और आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कोकोआ कल्टीवेशन के साथ।